नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है और अभी हम एचएएल की एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। खास करके पिछले 3 सालों में एचएएल की तरफ से अपनी तेजस और हेलीकॉप्टर्स को अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश किया गया और कई देशों की तरफ से तेजस में और एचएएल की तरफ से बनाए गए हेलीकॉप्टर्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया गया। लेकिन आज तक जितने भी टेंडर में एचएएल की तरफ से तेजस को पार्टिसिपेट कराया गया था, उन सभी में हमको हार का सामना करना पड़ा और आज तक हम एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल नहीं कर पाए। चाहे वो मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर हो जाए, चाहे इजिप्ट की टेंडर हो जाए या फिर अर्जेंटीना की टेंडर हो जाए, सभी में हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल पाया था। अब अर्जेंटीना की टेंडर को छोड़कर अगर बाकी 2 टेंडर की बात करें तो इसमें तेजस को FA-50 ने हरा दिया था, जो कि टेक्निकली तेजस से इंफीरियर एयरक्राफ्ट है और साथ ही तेजस को उससे कम प्राइस में भी ऑफर किया जा रहा था। तो इस वजह से अभी एचएएल को लगता है कहीं ना कहीं हमारे तरफ से यहाँ पर मार्केटिंग में या PR में कुछ गड़बड़ी हो रही है और इसी वजह से हम टेंडर को हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से अभी एचएएल की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी अपनी एक प्रॉपर कमर्शियल और मार्केटिंग विंग को ओपन करने वाले हैं और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होने वाली, जो कि हर एक कंपनी के पास मौजूद होता है, क्योंकि आज के दौर में जो दिखता है वही बिकता है। और अगर आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं होता है तो आपके पास बेहतर प्रोडक्ट होते हुए आप उसको बेच नहीं सकते और मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप है जो कि एचएएल को एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने में मदद करने वाली है। इसके अलावा अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी अपनी ध्रुव हेलीकॉप्टर को फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिलीपींस ऐसे 20 हेलीकॉप्टर को खरीदना चाहता है और यहाँ पर फिलीपींस ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम वेरिएंट को खरीद सकता है, जिसे अभी हमारी नेवी के लिए और कोस्ट गार्ड में इंडक्ट करना शुरू किया गया और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर का सबसे एडवांस मैरीटाइम वेरिएंट भी है, जिसे खास करके अलग अलग तरह के मैरीटाइम ऑपरेशंस को करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। अगला अपडेट FATF की तरफ से है। FATF के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से या थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, जिसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये खास करके दुनिया भर में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग जैसे एक्टिविटी पर नजर रखती है और अगर कोई देश इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर अलग अलग तरह के सैंक्शंस को लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम उन देशों पर नजर रखना है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करते हैं या फिर टेरर एक्टिविटी के लिए आतंकवादी संगठनों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान को कई सालों तक FATF की तरफ से ग्रे लिस्ट में रखा गया था और कई तरह के रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए गए थे। लेकिन अभी FATF की तरफ से कुछ और खबर सामने आ रही है और पता चला कि FATF अभी भारत के ऊपर भी कुछ एक्शन लेने वाला है। अब क्या एक्शन लेने वाला है, फिर किस वजह से एक्शन लेने वाला है, ये सुनकर आपका दिमाग घूमने वाला है। इसको लेके बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट को आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि FATF की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से कुछ ऐसे लॉ को पास किया जा रहा है जिसकी वजह से भारत में जो NGO मौजूद है उनको बाहर से फंडिंग नहीं मिल पा रही, जिस वजह से उनको नुकसान हो रहा है और इस वजह से FATF की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत की तरफ से अभी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखा जाए तो जब भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है या टेरर फंडिंग होता है, ये जो सारा पैसा होता है बाहर से इसी रास्ते से आता है, जिसमें या तो हवाला का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसे कोई NGO होते हैं जिनको डोनेशन के नाम पर पैसे दिए जाते हैं, जिनको बाद में आतंकवादी संगठनों पर फॉरवर्ड किया जाता है और जो भी देश इन पर रोक लगा लेते हैं या लगा पाते हैं तो वहां पर टेरर फंडिंग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और टेक्निकली ये जो चीज़ है, ये FATF उन देशों को खुद करने के लिए बोलता है जिनको टेरर फंडिंग में दोषी पाया जाता है। लेकिन अभी अचानक से बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से बात बताया जा रहा है कि FATF भारत पर इस वजह से एक्शन लेना चाहता है क्योंकि भारत की तरफ से अभी वो इस तरीके के डोनेशन को या हवाला फंडिंग को अपने देश में आने नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक तरीके से FATF के रूल्स के मुताबिक उल्टा होने वाला है। अब देखा जाए तो इसका लिंक यहाँ पे कनाडा के साथ भारत का जो टेंशन चल रहा है उसके साथ भी हो सकता है। एक दिन पहले ही भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत अभी कनाडा को FATF में घसीटने वाला है, क्योंकि वहाँ से खुलेआम खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करने की छूट दे दी जाती है और जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा होता है वहाँ से फैला रहे हैं और ऊपर से उनको फंडिंग वहाँ पर की जाती है, जिस पर कोई रोक नहीं लगाया जाता है, जिस वजह से भारत इसका कंप्लेन FATF में करने वाला ऐसा स्टेटमेंट 2 या 3 दिन पहले ही भारत की तरफ से दिया गया था। और जैसे ही स्टेटमेंट भारत की तरफ से दिया गया था उसके 2-3 दिन बाद ये खबर सामने आ रही है कि FATF भी उल्टा भारत पर जांच करने वाला है कि भारत टेरर फंडिंग के रूल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और उन NGO को परेशान कर रहा है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। वैसे आप सब समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा कि यह सब किस वजह से होने लगा है।
अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की तरफ से है। कुछ दिन पहले इसको लेके कुछ खबर सामने आए थे जिसमें बात बताया गया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी MMRCA टेंडर में F-15EX, रफाल और ग्रिफिन ई में से किसी एक को सिलेक्ट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होने वाली है, या यूं कहे कि जो मेन कंपटीशन होने वाले वो इन्हीं 3 एयरक्राफ्ट के बीच होने वाली है। ऐसा एक नॉन ऑफिशियल सोर्स की तरफ से क्लेम किया गया था। इसके बाद आज एक टॉप डिफेंस साइट की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इस टेंडर में जब बोइंग की तरफ से F-15EX को भारत को ऑफर किया जाएगा तो उसमें बोइंग की तरफ से भारत को अपनी F-15EX के साथ साथ एक नए इंजन को भी वहां पे ऑफर किया जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग F-15EX के इंजन के मुकाबले थोड़ा बेहतर थ्रस्ट को प्रोवाइड कर सकता है। अब ओरिजिनली F-15EX में 2 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग कंपनी के इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है तो इसमें 2 ही इंजन लगते हैं, लेकिन इसमें 2 अलग अलग कंपनी के इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। एक इसमें प्रैट एंड व्हिटनी की F100 PW229 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरा इसमें F110G129 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके नाम थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों अलग अलग कंपनी के इंजन हैं। इन दोनों को अभी F-15EX में इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों ही F-15EX के लिए कॉम्पैक्टेबल हैं। वैसे देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक की जो 129 इंजन है इसे अभी रिसेंटली मॉडिफाई किया गया था और ये प्रैट एंड व्हिटनी इंजन के मुकाबले करीब 1 से 2 किलोटन के आसपास बेहतर थ्रस्ट आउटपुट को प्रोवाइड कर सकता है और थोड़ा एफिशिएंट भी है। अब हालांकि यूएस की तरफ जब एडिशनल F-15EX को खरीदने का फैसला किया गया तो प्रैट एंड व्हिटनी के इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी जैसे कि भारत और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच पहले से ही एरो इंजन को लेकर डील हो चुकी है और रिलेशन थोड़े बेहतर हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि अगर बोइंग F-15EX के साथ जनरल इलेक्ट्रिक इंजन को भारत को ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है, तो इसमें भारत को थोड़ी आसानी होगी और हो सकता है इसमें इंजन की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर किया जा सकता है और शेयर करने में आसानी होगी, क्योंकि पहले से ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी G414 सीरीज की इंजन की 80% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा। तो आगे चल के अगर MMRCA टेंडर में F-15EX को सिलेक्ट किया जाता है तो उसकी भी इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने में बोइंग को भी आसानी हो सकती है, साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक को भी आसानी हो सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।